तो आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारा विषय है द एंथनी सलीबा प्रोटोकॉल मास्टरिंग ऑप्शंस रिस्क मैनेजमेंट के सोर्स नोट्स और वीडियो समरी। बिल्कुल। और ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो मार्केट को समझना चाहते हैं। हाँ, मतलब इस पूरी चर्चा का हमारा जो मेन मिशन है ना, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है। लोगों को लगता है कि बाजार में पैसा सिर्फ किसी जादुई स्ट्रैटेजी या किसी सीक्रेट इंडिकेटर से बनता है। सही कहा, जबकि असलियत इससे बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है। आज हम इन नोट्स के जरिए समझेंगे कि ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य सिर्फ मुनाफा कमाने में नहीं है, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट में छिपा है, मतलब जोखिम को संभालने में। हाँ, और यही बात सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। एकदम। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शानदार हाई स्पीड रेस कार ट्रैक पर खड़ी है। जब हम उस कार को देखते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले किस चीज पर जाता है? जाहिर है उसके लुक्स या उसके इंजन पर। हाँ, हम सोचते हैं कि इसका इंजन कितना पावरफुल है, या इसकी टॉप स्पीड क्या है, या ये 0 से 100 की रफ्तार कितनी जल्दी पकड़ती है। लेकिन किसी भी प्रोफेशनल रेसर का नजरिया इससे बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल, वो कुछ और ही सोच रहा होता है ना? एक रेसर जानता है कि उस रेस कार में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका इंजन नहीं है, बल्कि उसके ब्रेक होते हैं। बहुत सही बात बोली आपने। क्योंकि अगर कार में बेहतरीन और भरोसेमंद ब्रेक नहीं है तो वो पावरफुल इंजन आपको रेस नहीं जिताएगा, बल्कि सीधा किसी दीवार से टकरा देगा। ट्रेडिंग की दुनिया भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और अगर हम एंथनी सलीबा की बात करें तो उनका पूरा करियर और उनका फलसफा इसी सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है। हाँ, और श्रोताओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संदेश आ कहां से रहा है। सलीबा कोई आम ट्रेडर नहीं है। बिल्कुल नहीं। एंथनी सलीबा शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज के एक लेजेंडरी ट्रेडर रह चुके हैं। वो एक प्रोफेशनल मार्केट मेकर हैं और ऑप्शन पिट के संस्थापक भी हैं। मतलब उनका अनुभव बहुत गहरा है। हाँ, और एक मार्केट मेकर का काम आम रिटेल ट्रेडर से बहुत अलग होता है। मतलब मार्केट मेकर दिन में हजारों ट्रेड्स लेता है। उसका लक्ष्य बाजार की दिशा पर दांव लगाना नहीं होता, बल्कि लिक्विडिटी देना और रिस्क को बैलेंस करना होता है। सही बात है। तो जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई दशकों तक बाजार के हर क्रैश और हर बुल रन को देखा है, ये कहता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग मुनाफे का बिजनेस है ही नहीं, तो ये बात सच में ध्यान खींचती है। बिल्कुल, मुनाफे का बिजनेस नहीं है, ये तो बहुत से लोगों को अजीब लगेगा। हाँ, सलीबा का स्पष्ट मानना है कि ट्रेडिंग पूरी तरह से रिस्क या जोखिम का बिजनेस है। प्रॉफिट तो बस रिस्क को सही से मैनेज करने का एक बाई प्रोडक्ट है जो बाद में अपने आप आता है। क्या बात है! मतलब अगर हम रिस्क संभाल लें तो प्रॉफिट खुद ब खुद आ जाएगा। तो बिना ब्रेक के रेस ट्रैक पर उतरने का नतीजा क्या होता है? हमारे सोर्स नोट्स का एक आंकड़ा बहुत ही डराने वाला है। वो 90% वाला आंकड़ा ना? हाँ यार, लगभग 90% ट्रेडर्स मार्केट में हार जाते हैं। बाप रे, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इसके पीछे का कारण समझना और भी जरूरी है। बिल्कुल। और नोट्स ये भी स्पष्ट करते हैं कि इसका कारण ये नहीं है कि मार्केट अचानक क्रैश हो गया या किसी की किस्मत खराब थी। ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि ट्रेड में एंट्री कहाँ करनी है, और सबसे बड़ी बात वो ये सोचते हैं कि इस ट्रेड से मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, और यही सवाल सबसे बड़ी गलती है। मतलब ये सवाल ही असफलता की पहली सीढ़ी है ना? एकदम सही। और यही मानसिकता का अंतर एक अमेच्योर और एक प्रोफेशनल को अलग करता है। बाजार में एक अमेच्योर ट्रेडर हमेशा सिर्फ रिटर्न के बारे में सोचता है। वो बड़े दाम लगाता है। हाँ, वो बड़े दाम लगाता है ताकि रातों रात कैपिटल डबल हो जाए। और अगर उसे नुकसान होता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब बाजार से बदला लेना। बिल्कुल, बाजार से बदला लेने की भावना से वो और भी बड़े दाम लगाने लगता है ताकि पुराना नुकसान एक ही झटके में रिकवर हो जाए। लेकिन इसके उलट सलीबा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सर्वाइवल फर्स्ट। सर्वाइवल फर्स्ट मतलब सबसे पहले अपने ट्रेडिंग खाते को बचाना। हाँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं पूछता कि मैं कितना कमाऊंगा। उसकी सोच इस बात पर केंद्रित होती है कि अगर यह ट्रेड मेरी उम्मीद के विपरीत गया तो अधिकतम कितना नुकसान होगा। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है माइंडसेट में, है ना? और इसके पीछे एक बहुत ही क्रूर गणित काम करता है जिसे फाइनेंस की भाषा में ड्रॉडाउन का गणित कहते हैं। तो ये ड्रॉडाउन का गणित असल में काम कैसे करता है? क्योंकि एक आम धारणा तो यही है
कि अगर किसी का 10% नुकसान हुआ है तो 10% मुनाफे से बात बराबर हो जाएगी। दुर्भाग्य से बाजार का गणित इस तरह से काम नहीं करता। मैं समझाता हूं। अगर किसी ट्रेडिंग अकाउंट में 10% का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए बचे हुए कैपिटल पर 11% का रिटर्न चाहिए होता है। अच्छा, चलिए 11% तक तो बात फिर भी ठीक लगती है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है ये गणित बहुत आक्रामक हो जाता है। अगर कोई बड़ा दांव लगाकर अपने अकाउंट का 50% कैपिटल गंवा देता है तो वापस उसी ब्रेक इवन स्थिति में आने के लिए उसे अपने बचे हुए पैसे पर 100% का रिटर्न कमाना होगा। बाप रे, 100% रिटर्न? बिल्कुल। और बाजार में 100% रिटर्न कमाना कितना मुश्किल है ये कोई भी अनुभवी व्यक्ति बता सकता है। सोचिए, अगर नुकसान 75% हो गया तो वापसी के लिए 300% रिटर्न चाहिए। 300%? ये तो लगभग नामुमकिन है। यही कारण है कि बड़े दांव लगाना एक ऐसा जाल है जहां से वापसी लगभग असंभव हो जाती है। इसीलिए सर्वाइवल फर्स्ट सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये एक गणितीय आवश्यकता है। गेम में टिके रहना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। मतलब कैपिटल ही ट्रेडर की ऑक्सीजन है। एकदम सही। ये बहुत ही गहरी बात है। एक बार ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो उसका कोई फायदा नहीं। अब इस सर्वाइवल को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसके लिए सोर्स नोट्स में एक सटीक गणितीय नियम का जिक्र है, पोजीशन साइजिंग और 1 से 3% का नियम। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल नियम है। इसके अनुसार किसी भी एक ट्रेड में कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 3% ही रिस्क पर लगाना चाहिए। मतलब उदाहरण के लिए अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो किसी एक सिंगल ट्रेड में अधिकतम नुकसान सिर्फ 2000 रुपए के आसपास होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है। अगर कोई 1 लाख रुपए के कैपिटल पर सिर्फ 2000 रुपए का रिस्क ले रहा है तो बड़ा पैसा कैसे बनेगा? बहुत से लोग तो मार्केट में आते इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें जल्दी और बड़े रिटर्न्स चाहिए होते हैं। हाँ, ये सवाल हर नए ट्रेडर के मन में आता है। तो क्या इस तरह से ट्रेडिंग करने से कैपिटल ग्रो होने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा धीमी नहीं हो जाएगी? ये धीमी लग सकती है, लेकिन असल में कंसिस्टेंट ग्रोथ इसी रास्ते से आती है। जो लोग जल्दी रिटर्न के चक्कर में आते हैं ना, वे उसी 90% वाले फेलियर ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इस 1 से 3% नियम के पीछे असल में कसीनो का मॉडल काम करता है। कसीनो का मॉडल वो कैसे? मतलब सोचिए, एक कसीनो हर बाजी नहीं जीतता। ब्लैक जैक या रुले में कसीनो की जीत की प्रायिकता शायद 51 या 52% होती है। बस इतनी सी एज होती है उनके पास। हाँ, लेकिन वो ग्राहकों को कभी भी कसीनो के पूरे बैंक बैलेंस के बराबर का दाव नहीं लगाने देते। वे टेबल लिमिट सेट करते हैं। हाँ, ताकि कोई एक ही बार में कसीनो को खाली ना कर दे। बिल्कुल। और जब हजारों छोटी छोटी बाजियां खेली जाती हैं तो वो 51% की प्रायिकता कंपाउंड होकर कसीनो को हमेशा प्रॉफिट में रखती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद को बाजार का कसीनो मानते हैं। क्या बात है, खुद को कसीनो मानना है, जुआरी नहीं। एकदम। वे एक होम रन या बड़ा दांव नहीं मारते। उनकी रणनीति छोटी पोजीशन के साथ बहुत सारे ट्रेड्स करने की होती है। अगर कोई लगातार 10 ट्रेड हार भी जाए तो 2% के नियम के हिसाब से उसका कैपिटल सिर्फ 20% ही कम होगा। मतलब वो अभी भी गेम में बना हुआ है। हाँ, वो आसानी से वापसी कर सकता है। छोटे रिस्क के साथ लगातार ट्रेडिंग करने पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेडर ने इस नियम को अच्छे से समझ लिया है। उसने तय कर लिया कि हर ट्रेड में सिर्फ 2% का रिस्क लेगा। ठीक है। उसने 10 अलग अलग ट्रेड्स लिए और हर ट्रेड में सिर्फ 2% का रिस्क है। तो क्या उसका रिस्क मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया? क्या अब वो पूरी तरह सुरक्षित है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ, काम हो गया। लेकिन हमारे नोट्स बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंथनी सालेबा ने एक रिस्क पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया है जो बताता है कि रिस्क के कई स्तर होते हैं। बिल्कुल, सिर्फ पोजीशन साइजिंग कर लेना काफी नहीं है। सलीबा का रिस्क पिरामिड जोखिम को 4 स्तरों में बांटता है। कौन कौन से? सबसे नीचे है ट्रेड रिस्क, यानी किसी एक विशेष ट्रेड में कितना पैसा दांव पर है जिसे वो 1 से 3% का नियम कवर कर लेता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। दूसरा लेवल है स्ट्रैटेजी रिस्क। इसका मतलब है कि आप जो रणनीति इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं। जैसे कि एक नेकेड ऑप्शन बाइंग में रिस्क अलग होता है और एक हेज्ड स्प्रेड में रिस्क बहुत अलग होता है। हाँ, नेकेड बाइंग तो बहुत रिस्की होती है। बिल्कुल। और इसके बाद आता है तीसरा और बहुत ही क्रिटिकल लेवल,
पोर्टफोलियो रिस्क। अच्छा, ये क्या होता है? अभी जो आपने स्थिति बताई ना, जहां 10 ट्रेड लिए गए और हर एक में 2% रिस्क है। सोचिए अगर वो 10 ट्रेड्स एक ही सेक्टर के हैं, मान लीजिए सब आईटी सेक्टर के हैं, या सभी ट्रेड्स बाजार के ऊपर जाने पर निर्भर हैं। सब एक ही दिशा में। हाँ, तो इसे कोरिलेशन रिस्क कहते हैं। अगर बाजार में कोई बुरी खबर आती है तो वो 10 ट्रेड्स एक साथ नुकसान देंगे। ऐसे में वास्तविक रिस्क 2% नहीं रहा। बाप रे, वो तो पूरे अकाउंट का 20% हो गया एक ही झटके में। एकदम सही। और पिरामिड का चौथा और सबसे ऊपर का लेवल है मार्केट रिस्क, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। खबर आ जाना, या कोई महामारी फैलना, या कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होना। एक रिटेल ट्रेडर अक्सर सिर्फ पहले लेवल यानी ट्रेड रिस्क पर ही अटक कर रह जाता है। वो बस ये देखता है कि एक लॉट खरीदने में कितने पैसे लग रहे हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल मार्केट मेकर हमेशा इन चारों लेवल का आकलन करता है। मतलब वो पूरी पिक्चर देखता है। हाँ, अब यहाँ से ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन सारे रिस्क को, खास तौर पर ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिस्क को नापने के लिए किसी पैमाने या मीटर की जरूरत तो होती है। बिल्कुल होती है। इक्विटी ट्रेडिंग में तो सिर्फ दिशा का रिस्क होता है। शेयर ऊपर गया तो फायदा, नीचे गया तो नुकसान। लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग 3 डायमेंशनल होती है। यहाँ दिशा, समय और वॉलेटिलिटी तीनों का असर होता है। हाँ, ये बहुत ही डायनामिक है। और इन रिस्क को नापने वाले मीटर को कहते हैं ग्रीक्स, डेल्टा, गैमा, थीटा और वेगा। अगर हम इसे वापस उस रेस कार वाली एनालॉजी से जोड़ें तो ये ग्रीक्स बिल्कुल कार के डैशबोर्ड पर लगे अलग-अलग मीटर्स की तरह हैं, जो बता रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। बहुत ही बड़े एनालॉजी है। इस डैशबोर्ड को अगर हम बाजार की असलियत से जोड़ें तो सबसे पहला मीटर है डेल्टा। डेल्टा को आप कार का स्टीयरिंग मान सकते हैं। स्टीयरिंग मतलब ये दिशा तय करता है। हाँ, ये बताता है कि अंडरलाइंग एसेट जैसे कोई शेयर या इंडेक्स, उसकी कीमत बदलने पर ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी। ये दिशा का इंडिकेटर है। लेकिन प्रोफेशनल्स डेल्टा को एक और तरीके से देखते हैं। अच्छा, वो कैसे? वे इसे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का पैमाना मानते हैं। अच्छा। अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.20 है तो एक मोटा अंदाजा ये होता है कि उस ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने की संभावना सिर्फ 20% है। सिर्फ 20% चांस। हाँ, और रिटेल ट्रेडर्स अक्सर बहुत कम डेल्टा वाले सस्ते ऑप्शंस खरीदते हैं, ये सोचे बिना कि उनके जीतने की संभावना भी उतनी ही कम होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। मतलब सस्ता ऑप्शन अक्सर एक ट्रैप होता है। बिल्कुल। अब डैशबोर्ड के दूसरे मीटर की बात करते हैं, थीटा। थीटा को हम पेट्रोल का कांटा मान सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में समय किसी फ्यूल टैंक की तरह होता है। थीटा हमें बताता है कि हमारे ट्रेड रूपी टैंक में कितना फ्यूल बचा है। हाँ, और थीटा का ये फ्यूल टैंक एक समान गति से खाली नहीं होता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ा रिस्क भी। मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहता। नहीं, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, थीटा डीके की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। आखिरी के कुछ दिनों में तो ये ऑप्शन के प्रीमियम को बहुत तेजी से गलाता है। तो ऑप्शन बायर के लिए ये नुकसानदेह है। एकदम। एक ऑप्शन बायर के लिए थीटा हमेशा उसका दुश्मन होता है, जो हर गुजरते दिन के साथ उसके अकाउंट से पैसे निकाल रहा होता है। और सेलर के लिए? वहीं एक ऑप्शन सेलर के लिए थीटा उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ये कैलकुलेट करता है कि वो हर दिन थीटा के रूप में कितना किराया दे रहा है या कितना किराया वसूल रहा है। क्या बात है। अच्छा, डैशबोर्ड पर एक मीटर गामा भी होता है। अगर डेल्टा स्टीयरिंग है तो गामा क्या है? गामा को आप कार का एक्सेलरेटर या स्पीडोमीटर मान सकते हैं। एक्सेलरेटर? हाँ, ये बताता है कि डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। जब कोई ट्रेड एक्सपायरी के बहुत करीब होता है तो गामा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बाजार के एक छोटे से मूवमेंट से भी प्रॉफिट या लॉस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है। इसे पिन रिस्क भी कहते हैं। अच्छा, इसी वजह से एक्सपायरी के दिन इतनी उथल-पुथल होती है। बिल्कुल। जहां एमेच्योर ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो खेलने आते हैं, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर्स गामा रिस्क से बचने के लिए एक्सपायरी से पहले ही अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। वे कार को उस स्पीड पर नहीं ले जाना चाहते जहां से कंट्रोल खो जाए। बहुत समझदारी वाली बात है। और सबसे अहम मीटर है वेगा। वेगा को हम बाजार की उथल-पुथल या सड़क की कंडीशन मान सकते हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर। ये बताता है कि बाजार में डर या अनिश्चितता बढ़ने और घटने पर प्रीमियम पर क्या असर होगा। मुझे लगता है ये समझना सबसे मुश्किल होता है
और यहीं सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फंसते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वेगा का जाल बाजार के सबसे क्रूर जालों में से एक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी के नतीजे यानी अर्निंग्स आने वाले हैं। बाजार में काफी अनिश्चितता है। एक आम ट्रेडर सोचता है कि नतीजे अच्छे होंगे और वो कॉल ऑप्शन खरीद लेता है। ठीक है। अगले दिन नतीजे सच में बहुत अच्छे आते हैं और शेयर की कीमत ऊपर भी जाती है। ट्रेडर खुश होता है कि उसका अनुमान एकदम सही था। हाँ, तो उसी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। लेकिन जब वो अपना अकाउंट देखता है तो उसे नुकसान हो रहा होता है। वो हैरान रह जाता है कि दिशा सही होने के बाद भी नुकसान क्यों हो रहा है। हाँ यार, दिशा सही होने पर भी नुकसान, ये कैसे संभव है? यही वेगा काम करता है। नतीजे आने से पहले अनिश्चितता के कारण इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी बहुत ज्यादा थी। अच्छा। जिससे वेगा बढ़ गया था और ऑप्शन का प्रीमियम बहुत महंगा हो गया था। जैसे ही नतीजे आए, अनिश्चितता अचानक खत्म हो गई। वेगा तेजी से गिरा और आईवी क्रश के कारण प्रीमियम धड़ाम से नीचे आ गया। बाप रे। शेयर ऊपर जाने से डेल्टा ने जो पैसा बनाया ना, उससे कहीं ज्यादा पैसा वेगा के गिरने ने डुबा दिया। मतलब उसने रिस्क को सिर्फ दिशा के चश्मे से देखा। बिल्कुल। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा खुद से ये सवाल पूछता है कि उसके पोर्टफोलियो को इस वक्त किस चीज से खतरा है, समय से, वॉलेटिलिटी से या दिशा से। ये ग्रीक्स का विश्लेषण सच में एक प्रोफेशनल माइंडसेट तैयार करता है। तो जब हमारा ये डैशबोर्ड खतरे का निशान दिखाने लगे तो उससे बचने के नियम क्या होने चाहिए? क्या कोई बचाव की ढाल है हमारे पास? हाँ बिल्कुल है। नोट्स में बचाव के दो बहुत अहम तरीकों का जिक्र है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा है स्टॉप लॉस की फिलॉसफी। सबसे बड़ी गलती जो देखने को मिलती है वो है अपना सारा कैपिटल किसी एक ही ट्रेड में लगा देना। हाँ, जिसे जुए की भाषा में ऑल इन जाना कहते हैं। ये तो सुसाइड है एकदम। सलीबा का डाइवर्सिफिकेशन का नियम सिर्फ अलग-अलग कंपनियों के शेयर खरीदने तक सीमित नहीं है। ऑप्शंस में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस, अलग-अलग एक्सपायरी डेट्स और अलग-अलग रणनीतियों में रिस्क को बांटना। मतलब कुछ बाइंग और कुछ सेलिंग का मिक्स। बिल्कुल। इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि बाजार में कोई भी एक अप्रत्याशित घटना आपके पूरे अकाउंट को एक झटके में साफ न कर सके। बहुत बढ़िया। और इसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल हिस्सा, एग्जिट प्लान या स्टॉप लॉस। नोट्स स्पष्ट करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत बड़ा फर्क होता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर अपनी भावनाओं के आधार पर एग्जिट करते हैं। जब उन्हें डर लगता है या जब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब वे हार मानकर ट्रेड काटते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा नियमों के हिसाब से एग्जिट करते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्टॉप लॉस भी सिर्फ प्राइस का नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की सोच है। आमतौर पर लोगों के दिमाग में सिर्फ प्राइस स्टॉप आता है कि भाई अगर शेयर 100 से 90 पर आ गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। हाँ, सब यही सोचते हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर के तर्कश में कई तरह के तीर होते हैं। पहला है टाइम स्टॉप। टाइम स्टॉप मतलब समय के आधार पर एग्जिट। हाँ, अगर किसी ने ये सोच के ट्रेड लिया था कि अगले 3 दिनों में कोई बड़ा मूवमेंट आएगा और 3 दिन बीत जाने के बाद भी बाजार वहीं का वहीं है, तो ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि भले ही प्राइस में कोई नुकसान ना हुआ हो, लेकिन जो थीटा का रिस्क है वो अब हावी हो रहा है। एकदम सही पकड़े हैं आप। इसके बाद आता है वोलेटिलिटी स्टॉप। अगर बाजार अचानक बहुत शांत हो जाए और प्रीमियम तेजी से गलने की आशंका हो तो वहां से निकलना ही समझदारी है। और एक डेल्टा स्टॉप भी होता है ना? हाँ, डेल्टा स्टॉप। अगर पोर्टफोलियो किसी एक दिशा में बहुत ज्यादा झुक जाए और आपके तय किए गए जोखिम स्तर को पार कर जाए तो उसे बैलेंस करने के लिए पोजीशन काटी जाती है। यार, ये सब इतना यांत्रिक और लॉजिकल लगता है, फिर भी 90% लोग फेल क्यों होते हैं? मुझे लगता है इसका जवाब मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में छिपा है। 100% साइकोलॉजी ही सब कुछ है। नोट्स के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि उसका अपना ईगो होता है, मतलब अहंकार। लोग नुकसान को स्वीकार ही नहीं करना चाहते और बस एक झूठी उम्मीद के सहारे पोजीशन को होल्ड किए रहते हैं। होप ट्रेडिंग शायद बाजार का सबसे खतरनाक शब्द है। हाँ, मनोविज्ञान इस पूरे खेल का आधार है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से नुकसान उठाने से नफरत करता है। इसे बिहेवियरल फाइनेंस में लॉस एवर्जन कहते हैं। लॉस एवर्जन। जब ट्रेड विपरीत जाता है तो ईगो ये स्वीकार करने से रोकता है कि लिया गया फैसला गलत था।
होप ट्रेडिंग वो स्थिति है जहां व्यक्ति चार्ट, डेटा और ग्रीक्स को देखना बंद कर देता है और बस आसमान की तरफ देखकर यह प्रार्थना करने लगता है कि मार्केट वापस घूम जाए। बाप रे, तो हम सबने कभी ना कभी किया ही होगा। हाँ, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी बाजार से अपनी जिद नहीं मनवाता। वो छोटे नुकसान को ट्रेडिंग के बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखता है। मतलब जैसे कारोबार चलाने का रोजमर्रा का खर्च होता है। बिल्कुल, जैसे हर दुकान का बिजली का बिल या कर्मचारियों के वेतन का खर्च होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में छोटे स्टॉप लॉस का हिट होना एक आम खर्च है। सही बात है। नसीब बंद करवा देगा। इसीलिए एंथनी सलीबा की वो गोल्डन लाइन हर समय याद रखनी चाहिए, ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही आपका एग्जिट का नियम तय होना चाहिए। एंट्री से पहले एग्जिट तय होना चाहिए। ये एक ऐसा नियम है जो रातों रात आपकी ट्रेडिंग का नजरिया बदल सकता है। एकदम। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ जोड़ें तो एंथनी सलीबा के नियम बहुत ही स्पष्ट और सख्त हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, प्रॉफिट के पीछे भागने से पहले अपने सर्वाइवल यानी खाते को बचाने पर ध्यान देना और ड्रॉडाउन के गणित को समझना। और दूसरा, अपनी पोजीशन साइजिंग को काबू में रखना, यानी हर एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 3% ही रिस्क पर लगाना। बिल्कुल। तीसरा, रिस्क पिरामिड को समझना और अपने पोर्टफोलियो को कोरिलेशन रिस्क से बचाना। चौथा, ऑप्शंस ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा को अपने डैशबोर्ड के मीटर की तरह इस्तेमाल करना ताकि असल जोखिम की पहचान हो सके। और सबसे अहम, अलग अलग स्टॉप लॉस जैसे प्राइस, टाइम और वॉलेटिलिटी स्टॉप का सख्ती से पालन करना। भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि नियमों के आधार पर एग्जिट लेना और ट्रेडिंग टर्मिनल पर बैठने से पहले अपना ईगो दरवाजे के बाहर छोड़कर आना। हाँ, ईगो को बाहर छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी जानकारी इसलिए इतनी ज्यादा अहम है क्योंकि ये एक व्यक्ति को गैम्बलर या जुआरी की मानसिकता से निकालकर एक परिपक्व रिस्क मैनेजर बना देती है। बिल्कुल सही। जब बाजार को इस नजरिए से देखा जाता है ना, तो केवल लाल और हरी कैंडलस्टिक्स नहीं दिखती, बल्कि संभावनाओं और जोखिमों का पूरा गणित समझ आने लगता है। तो जैसे हमने शुरुआत में उस रेस कार की बात की थी, जहां सबसे अहम हिस्सा उसका शक्तिशाली इंजन नहीं बल्कि उसके मजबूत ब्रेक होते हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? अगर मैक्सिमम लॉस पहले से पता है और अगर एग्जिट पूरी तरह से फिक्स है, तो क्या एक सफल ट्रेडर का असली काम मार्केट की भविष्यवाणी करना रह जाता है? बहुत गहरा सवाल है ये। या फिर उसका सिर्फ एक ही काम है, ये तय करना कि वो हारने की कला में कितना माहिर है? सोचिए इस बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने नुकसान को सबसे बेहतरीन तरीके से सीमित रखता है, यानी जो बाजार का सबसे बेहतरीन लूजर है, वही अंततः इस रेस को जीतकर मार्केट का सबसे बड़ा विनर बनता है? सच में सोचने वाली बात है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, अपने ब्रेक्स को हमेशा मजबूत रखें।